मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, ना ही जर्नलिस्ट, बस एक क्यूरियस आवाज हूँ। एक आवाज जो सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती। और आज एक कप चाय के साथ हम मिल रहे हैं एक ऐसे रिसर्चर से जो इंडिया से निकलकर जर्मनी की रिसर्च की दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर निशांत कुमार, जो कि एक साइंटिस्ट हैं जर्मनी के एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी, उस एनर्जी की जो डिग्री से नहीं दिल से आती है। तो आइए इस कप में डालते हैं थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी साइंस और ढेर सारी क्यूरियोसिटी। जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको रिसर्च करनी है, घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैं एक्चुअली मेरे फैमिली बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में जैसे आपको पता ही है, रिसर्च की दुनिया बाहर से बड़ी ग्लैमरस है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कैसी है एक रिसर्चर की लाइफ? अगर आपको अपने पीएचडी डेज को किसी मूवी सीन से डिस्क्राइब करना हो, कौन सा? सो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के बीच मेरे को एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि वहाँ से मेरा पीएचडी का कंप्लीट टर्नओवर स्टार्ट हुआ। मेरे को ये फंडिंग मिली थी कि जिसमें मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और रिलायबल करना। तो मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम इन्वेंट किया, उसकी एक्यूरेसी 10 फोल्ड बढ़ गई। इंडिया और जर्मनी के रिसर्च कल्चर में सबसे बड़ा फर्क आपको कहाँ महसूस हुआ? जर्मनी में लाइफ इज़ अ बिट डिफरेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है, इंडिया में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो अलग टाइप की। जो मैं फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ ये एआई फॉर क्लाइमेट साइंस है, और जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहा है, चेंजेस दिखेगा क्लाइमेट में, दिस विल हैपन वेरी सून। क्या साइंस में आपके सोचने का तरीका बदला है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं थोड़ा साइंस घुसाता हूँ कि क्या मैं साइंस को यूज़ करके अपने पर्सनल लाइफ को भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आप अपने डिसीजन से खुश हैं? क्यूरियोसिटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कभी स्मॉल टाउन स्कूल लैब में मिलती है, कभी जर्मनी की लैब में। निशान, बताइए आपकी क्यूरियोसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन का कोई मोमेंट जो आज भी याद है, जिसने आपको साइंस से रूबरू करवा दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी क्यूरियोसिटी की शुरुआत बचपन में तो हो ही गई थी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कि बहुत सारे उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे, और मेरा जो इंटरेस्ट था हमेशा वो थोड़ा ज्योग्राफी और जियो फिज़िक्स में था। मैं ये इमेजिन करता था कि लाइक रिवर्स ऐसे क्यों फ्लो करती है, माउंटेन्स ऐसे क्यों हैं, राइट, और अर्थ के नीचे क्या है, लाइक अर्थ के अंदर क्या है। तो ये सारी चीज़ों का मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी था। तो ऐसे मेरी क्यूरियोसिटी की थोड़ी शुरुआत हुई थी, बट मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली मैं जो सोच रहा हूँ ये थोड़ा रिसर्च टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी है। बाद में पता चला कि मेरा दिमाग रिसर्चर की तरह बिहेव कर रहा था उस समय। अच्छा, रिसर्च की दुनिया बाहर से बड़ी ग्लैमरस लगती है, पर कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंसेस, लैब कोट्स, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि कैसी है एक रिसर्चर की लाइफ? अच्छा सवाल है। जैसा आपने बोला, रिसर्चर की लाइफ बाहर से काफ़ी ग्लैमरस है, जो कि सच्चाई है। आपको काफ़ी जगह आपको घूमने का मौका मिलता है, आप पूरे वर्ल्ड घूम सकते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो काफ़ी जगह पे। अंदर से आई थिंक इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। मैं कुछ इसमें नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ता है बहुत बार, थोड़े आपको स्ट्रगल होंगे बीच में कभी, बट आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, नो डाउट। तो ग्लैमरस नहीं बोलूँगा अंदर की लाइफ, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ लिविंग।
जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एकेडमिया में जाना है, रिसर्च करनी है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, कैसा था? वो खुश थे? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है एकेडमिया में इतना पैसा तो है नहीं और ना ही इतनी बैलेंस्ड और स्टेबल लाइफ है। मैं एक्चुअली, मेरे फैमिली बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में जैसे आपको पता ही है कि लोग सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, आईएएस क्रैक करेगा और वो कहीं पे डीएम बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मेरे घर वालों का भी थोड़ा रुझान उस तरफ ही था कि चलो इकलौता बेटा है, ये आगे जाके कलेक्टर बनेगा। बट मेरे पापा लकीली वो एनआईटी कालीकट से उन्होंने बैचलर्स कर रखा है, तो वो थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड है। तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे का थोड़ा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो थोड़ा क्यूरियस है थोड़ा सा, तो उनको लगा कि मे बी आईएएस के लिए फिट नहीं, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या पता ही साइंस में ही जाना चाहता है। तो उन्होंने फिर देखा कि चलो इसको आईएएस के लिए ज़्यादा पुश नहीं करेंगे और इसको जो करना है इसके लिए वो ठीक रहेगा, मतलब जो भी ये डिसाइड करेगा। तो मेरे फैमिली की तरफ से कभी ऐसा मेरे को डिस्करेज नहीं किया गया जो मैं करना चाहता था लाइफ। तो आप अपने डिसीजन से खुश हैं? काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, तो इससे मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। अगर आपको अपने पीएचडी डेज को किसी मूवी सीन से डिस्क्राइब करना हो, कौन सा होता? ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एमएस धोनी की जो मूवी आई थी वो काफ़ी सूट करेगी। उसमें एक सीन है जिसमें एमएस धोनी एक ट्रेन स्टेशन पे बैठा रहता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग खड़गपुर का स्टेशन था वो, राइट। और वहाँ पे एक सामने उसकी ट्रेन आती है और वो ट्रेन पे चढ़ जाता है। तो मेरा पीएचडी डेज में भी ऐसे कुछ मोमेंट्स आए थे जिसमें मेरे को लगा कि मेरे सामने एक ट्रेन आ रही है, मैं उसमें चढ़ूँ कि नहीं चढ़ूँ। तो मैं उस ट्रेन में चढ़ गया और आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे पास एक पीएचडी है। कोई ऐसी लव स्टोरी जो हर बार चाय के साथ याद आती है? अच्छा, ये हाँ बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक्चुअली जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था ड्रेसडन में, जो कि ईस्ट जर्मनी में है, तो वहाँ पे मैं और मेरे लैबमेट्स हमेशा पूल खेला करते थे। वो भी ब्रेक में, लाइक लंच के बाद जब हम वापस आते थे अपने लैब में, तो हमारे यहाँ पे इसी टेबल के साइज़ का एक पूल टेबल है। आप पूल जानते होगे, जिसमें स्नूकर पूल एक तरीके का गेम होता है, बॉल गेम होता है वो। तो हम पूल खेलते खेलते नया आइडियाज़ जनरेट करते थे। तो ये मैं अभी भी याद करता हूँ उस चीज़ को। और कॉफ़ी भी पीते थे, पूल भी खेलते थे, नया आइडिया जनरेट करते थे। तो इस तरीके से हम लोग का नया नया आइडियाज़ आया, जो कि एक पेपर में भी वो चीज़ का इफेक्ट हुआ, क्योंकि हमने जो आइडियाज़ जनरेट किया वो पूल खेलते खेलते, वो चीज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होकर एक पेपर में भी तब्दील हुआ। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अभी भी याद आता है। इंटरेस्टिंग। हर रिसर्चर की जर्नी में एक एक्सपेरिमेंट तो ऐसा होता है जो फेल होता है लेकिन कुछ नया सीखा जाता है। आपके साथ ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, लैब वाला या लाइफ वाला, जिसने आपको रीडिफाइन कर दिया? एक एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर था मेरे पीएचडी डेज में, क्योंकि लाइक मेरे को 5 इयर्स लगे पीएचडी करने में। बट फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में मैं काफ़ी मेहनत करता था, बट मेरे को कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था। लाइक कि एक पॉजिटिव जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं वो मेरे को नहीं आ रहे थे। इट वाज लाइक मोस्टली फेलियर्स, राइट। पर मैं गिव अप नहीं कर रहा था। सो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में, समवेयर इन बिटवीन, मेरे को एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वो रिजल्ट का आउटकम ये निकला कि आई वॉज एबल टू पब्लिश अ रियली हाईली इम्पैक्टफुल पेपर, जो कि मैं वैंकूवर गया था फिर कनाडा में, वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया था। और उस पेपर के वजह से ही मैं बोलूँगा कि वहाँ से मेरा पीएचडी का कंप्लीट टर्नओवर स्टार्ट हुआ। तो ये जो मेरे को रिजल्ट आया था, ये बहुत ही एक्सीडेंटली नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी मेहनत के बाद आया था। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्सपेरिमेंट का ये सिनेरियो के बाद मैं ऐसा रिजल्ट ला पाऊँगा। बट ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो ये जो दिन था मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है ये दिन। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे अपने रिसर्च, मतलब ये कौन सा टॉपिक था जिससे लेकर आपको इतना रीडिफाइन कर गया और फिर आपका और इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी बढ़ गई आगे, और आपने आगे भी रिसर्च उसी में कंटिन्यू करी कि कैसे क्या?
तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट था ऑटोनोमस ड्राइविंग का। आपने सुना होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स काफ़ी फेमस हो रहे हैं आजकल, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। तो मेरे को ये फंडिंग मिली थी कि जिसमें मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और रिलायबल करना था। और जो 2023 में जो स्टेट ऑफ द आर्ट था इस फील्ड में वॉज अंडरवेलमिंग। लाइक उसमें जो रिजल्ट्स आए थे पहले लोगों ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज ऑफ विच ऑटोनोमस ड्राइविंग के जो मतलब रिजल्ट्स थे आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पाते, मतलब कार्स में प्रैक्टिकली इट वॉज नॉट डिप्लॉयबल। तो मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम इन्वेंट किया जिसके वजह से जो रिजल्ट्स एक्यूरेसी जो थी डिटेक्टिंग सम आउटलायर ऑब्जेक्ट्स जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार को दिखेगा, उसकी एक्यूरेसी 10 फोल्ड बढ़ गई। तो रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो उस रिजल्ट के वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ दैट वाज वेरी ड्रास्टिक इन दिस फील्ड। तो ये बेसिकली मेन एस्पेक्ट था मेरे रिसर्च का, जो कि काफ़ी हेल्प किया मेरे को कि अब यहाँ से आई विल बी एबल टू लाइक सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से आपकी गाड़ी 5th गियर पे लग गई? 5th गियर पे लग गई। तब तक 2nd गियर पे चल रही थी और उसके बाद 5th गियर स्टार्ट हो गया। आप कुकिंग करते हैं? कुकिंग मैं करता हूँ। इनफैक्ट मैं कुकिंग का बहुत ही मतलब वन ऑफ माय इंटरेस्ट इज आल्सो कुकिंग। हाँ, तो अगर रिसर्च एक कुकिंग रेसिपी है तो आपके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें? आप सवाल काफ़ी अच्छे पूछ रहे हो। इस चीज़ में मैं बोलूँगा परसिवरेंस, क्योंकि रिसर्च में क्या है कि लाइक आपको हार नहीं मानना है। सो आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। तो परसिवरेंस भी आपको वही सिखाता है कि नेवर गिव अप वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, राइट। तो आपको अगर फेलियर्स मिल रहा है तो डजेंट मैटर, सम टाइम यू विल ऑल्सो गेट सम सक्सेस। तो आपको परसिवरेंस ये भी सिखाता है कि आपने कुकिंग को मतलब जो भी आप बना रहे हो उसको पकाते रहिए। तो पकाने से क्या होता है कि टेस्ट अल्टीमेटली आएगा ही आएगा। तो पकाते रहिए, हार मत मानिए, सक्सेस मिलेगी आपको। तो बेसिकली स्लो कुकिंग करनी चाहिए, एकदम आपने सही बोला। चलिए बढ़िया। आप जब आप जर्मनी में, आपके पास वर्ल्ड क्लास सेटअप है, 1 ऑफ 3rd इकोनॉमी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हैं, अपनी स्ट्रक्चर सिस्टम है, सब कुछ बैलेंस है, लेकिन दिल का एक हिस्सा आज भी इंडिया को याद करता होगा। इंडिया को तो मैं हर दिन याद करता हूँ, वो कभी दिल से जाएगा नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इंडिया काफ़ी क्लोज है मेरे से, क्योंकि इंडिया ने मेरे को एक पर्सनैलिटी में काफ़ी ऐड किया है मेरे अंदर, कि मैं जो भी हूँ उसमें इंडिया का तो ऑफकोर्स हाथ है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग वहाँ से करी है, बैचलर्स मैंने वहाँ से करा है। मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लिए अपने लाइफ में कि कैसे लाइफ को लीड करना है, कैसे डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करना है। जर्मनी में लाइफ इज़ अ बिट डिफरेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है, थोड़ा डिफरेंट है जर्मनी में, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ अलग टाइप की हैं। इंडिया में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो अलग टाइप की हैं। तो इंडिया के जो डिफ़िकल्टीज़ थे उसको मैंने फेस किया है और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो इंडिया इज़ ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वॉट एवर आई एम राइट नाउ वो इंडिया ने का बनाने में वो 50% रोल है, गेस। इंडिया और जर्मनी के रिसर्च कल्चर में सबसे बड़ा फ़र्क आपको कहाँ महसूस हुआ? आपको क्या लगा कि जो आपके इंडियंस भाई बहनों के पास या कलीग्स के पास रिसर्च का वो अपॉर्चुनिटी वो लोग मिस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप ये उनको मैसेज देना चाहेंगे अर्ली करियर्स को? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, आप सवाल काफ़ी अच्छे पूछ रहे हो। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया और जर्मनी बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कंट्रीज़ है, राइट। इंडिया में क्या है कि आपको स्टेबिलिटी या पीस ढूंढनी है केओस में। इंडिया इज़ अभी भी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, बट थोड़ा क्योटिक कंट्री है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको केओस में थोड़ा स्टेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा, राइट। जर्मनी में क्या है कि यहाँ पे केओस नहीं है, यहाँ पे बहुत क्वाइटनेस है, स्ट्रक्चर्ड है एवरीथिंग यहाँ पे, बट उसमें भी आपको पीस ढूंढना है। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सोशल आप हो नहीं पाओगे, तो आपको खुद से ही बात करना है बहुत टाइम। तो खुद से बात करने में भी एक बहुत डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है ये, क्योंकि आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपको अपने थॉट्स को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरफ ले जाना है। तो एज अ रिसर्चर, अर्ली करियर रिसर्चर जो इंडिया में भी है लोग, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इंडिया के केओस को
कैसे पीसफुल वे में ड्रैग कर सकते हो और कैसे स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, ये आपको सीखना है। जब आप जर्मनी आ जाओगे तो जर्मनी का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको यहाँ के क्वाइटनेस में आपको पीस ढूंढना है, जो कि एक अपने आप में एक वो भी एक टास्क है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे क्वाइटनेस है तो आप बहुत पीसफुल रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस क्वाइटनेस में भी आपको वहाँ पे एडजस्ट होके आपको एक नया पीस ढूंढना है, जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप यहाँ पे रिसर्च तो करते हो। यहाँ पे रहकर सेल्फ मोटिवेटेड होते रहना है। हाँ, और इंडिया exactly. में लाइक मोर chaotic, जी, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है और Correct. वहाँ पर आपको एक्चुअल में टाइम निकालना है, पाथ निकालना है जब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और फोकस कर सके। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको। इंडिया में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बेसिकली। तो अगर आप अपने रिसर्च के आउटकम को, जो अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ जर्मनी में और आपने बहुत अच्छे अच्छे पेपर भी पब्लिश किए, अगर आगे आपको अपने रिसर्च का जो आउटकम है, जो कि आपने यहाँ सीखा इतना कुछ, उसको इंडिया में लागू होते देखेंगे तो कैसा लगेगा? और आपको लगता है कि स्कोप है या मिसिंग है या अर्ली करियर्स उस टॉपिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसमें कोई और आउटकम और अच्छी रिसर्च इंडिया में जा सकती है? ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि जो मैं फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ ये एआई फॉर क्लाइमेट साइंस है। और जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे आपको ड्रामेटिक चेंजेस दिखेगा क्लाइमेट में। और इंडिया में एक्चुअली ये अभी स्टिल बहुत ही इन्फेंसी में है। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लाइमेट का कितना इफेक्ट होने वाला है, क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट होने वाला है। तो मैं तो यही आशा करूँगा कि जो भी मेरा रिसर्च आउटपुट होगा मेरे अभी करंट जॉब में, ये इंडिया में रिफ्लेक्ट हो और इसमें कुछ चेंजेस आए इंडिया में एज अ कंट्री, कि मतलब लोग थोड़ा जागरूक हों या एजुकेटेड हों कि क्लाइमेट चेंज इज़ एक्चुअली अ रियलिटी एंड दिस विल हैपन वेरी सून, क्योंकि अभी लोग बहुत नेग्लिजिबल हैं इस तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जो मेरा आउटपुट होगा इस जॉब से वो इंडिया में रिफ्लेक्ट हो फॉर श्योर। और ये ड्रीम कम ट्रू होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। अभी हम दिल्ली का हाल तो देख ही रहे हैं। AQI मैंने पढ़ा इसके बारे में, exactly, मैंने तो न्यूज़ में देखा था, काफ़ी या बुरी हालत है। तो आपको लगता है वहाँ रिसर्चर्स को और मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रख सकें और साइंस की फील्ड में और आगे आएँ, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आएँ? मेरे ख्याल से जो अभी दिल्ली में हो रहा है, AQI इतना हाई है, बहुत पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट अभी नवंबर में ख़ास तौर पे, तो ये आप खुद में एक मोटिवेशन होना चाहिए जो कि अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं इंडिया में, उनको ये दिखना चाहिए कि देखिए ये रियलिटी है और इसका इफ़ेक्ट होगा आपके इन्वायरमेंट में, आपके फैमिली में, बहुत सारे लेवल पे इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। तो दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो आपको मोटिवेट करेगा कि लाइक आप इस फील्ड में आइए। AI फॉर लाइक AI, नॉट ओनली AI बट क्लाइमेट फील्ड में, लाइक आपको क्लाइमेट की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे आप रिसर्चर हो चाहे आप एक नॉर्मल सिटीजन हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइक आपके सामने ही है जो हो रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में। एग्जैक्टली तो आप ये मानते हैं कि जो बाकी फील्ड जो प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लोग PhDs को सूडो डॉक्टर बोलते हैं एंड देन दे लाफ, बट एक्चुअल डॉक्टर्स को बहुत वैल्यू किया जाता है क्योंकि वो आपको प्रिकॉशन भी देते हैं और सॉल्यूशन भी। तो आपको नहीं लगता कि एक रिसर्चर को भी वही ट्रीटमेंट, वही रिस्पेक्ट और उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहिए, चाहे वो अर्ली करियर साइंटिस्ट हों, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें सामने? और क्योंकि आपको जब वैल्यू मिलेगी, एक रिसर्चर को जब वैल्यू मिलता है तो वो उसी हिसाब से और मोटिवेट होते हैं एंड उनको भी एज ए इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन दिखाना चाहिए, जो कि हमें ऐसा लगता है कि आजकल कम हो गया, उतना वैल्यू, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती रिसर्चर्स को, स्पेशली जब तक आपने अपना एक नाम नहीं बना लिया। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है, स्पेशली इन इंडिया। वहाँ पे आई थिंक थोड़ा अभी भी PhD रिसर्चर्स को या फिर अर्ली करियर रिसर्चर्स को एज अ मतलब वो ज़्यादा उनको रेलेवेंस नहीं मिलता है। बट ये फैक्ट एक्चुअली ट्रू नहीं है बाकी कंट्रीज़ में।
जो डिज़र्व करते हैं एज ए लाइक रिस्पेक्ट, वो उनको डिज़र्व जो करते हैं वो उनको मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि इंडिया में ये मेंटालिटी थोड़ा चेंज हो, क्योंकि जो जो एज ए साइंटिस्ट जो काम करते हैं लोग, उसका ड्रामेटिक इफेक्ट होता है पूरे सोसाइटी में। आप जो भी आजकल टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये इन हाइंडसाइट ये साइंटिस्ट लोग का ही प्रोड्यूस है। आप जो एआई देख रहे हो, आप जो मेडिकल साइंस देख रहे हो, ये सब स्टार्टिंग हुआ था पीएचडी स्टूडेंट से ही। पीएचडी स्टूडेंट ने जो नया आइडियाज़ निकाला, जो पब्लिश किया, वो धीरे धीरे कर करके वो इंडस्ट्री में आया और फिर वो पूरा वाइड अडॉप्शन हुआ उस चीज़ का। तो पीएचडी स्टूडेंट्स और दे आर नॉट सूडो डॉक्टर्स, दे आर एक्चुअली रियल डॉक्टर्स, जो लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो भी 2 साल में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा 30 साल बाद, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद आप देखेंगे कि अच्छा, इस बंदे ने 20 साल पहले ये करा था, जिसके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो आप जो भी इन्वेंशन देखते हो इस पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं वो पीएचडी स्टूडेंट और उनके प्रोफेसर्स इनके थ्रू ही होकर ये इंडस्ट्री में गया और फिर इतना मास अडॉप्शन हुआ है। तो दे आर नॉट सूडो डॉक्टर्स। सो इंडिया हैज़ टू चेंज इट्स मेंटालिटी यार, वेरी क्विक, अदरवाइज वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस रेस कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। हर रिसर्चर का कुछ ना कुछ साइंस से सीखता है, जो लैब के बाहर भी आज भी काम आता है। आपकी फील्ड में ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया? क्या साइंस में आपके सोचने का तरीका बदला है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? आपको लगता है साइंस आपको पर्सनली भी डेवलप करने में हेल्प करता है एज अ रिसर्चर? अच्छा, तो ये आई थिंक दो क्वेश्चंस हैं। मैं पहले क्वेश्चन का पहले आंसर देना चाहूँगा। तो आपने पूछा कि ऐसा साइंस का क्या एस्पेक्ट है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मेरे ख्याल से इंट्रोपी, आपने शायद नाम सुना होगा या आपके ऑडियंस ने नाम सुना होगा। इंट्रोपी एक ऐसा वर्ड है जो कि मेरे को काफ़ी कैची लगा था अपने पीएचडी रिसर्च के टाइम पे, या अभी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए, इंट्रोपी क्या बोलती है आपको? इंट्रोपी बोलती है कि देर इज़ ऑलवेज सम chaos इन योर लाइफ और इन योर थिंग्स और एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड और एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स chaos, एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू ब्रिंग दैट इन टू ऑर्डर। कोई भी चीज़ हमेशा पहले chaos की तरफ जाने का कोशिश करेगी, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको ऑर्डर में कैसे लाते हो। तो ये इंट्रोपी इज़ साइंटिफिक एस्पेक्ट जो मेरे को काफ़ी टच किया है, क्योंकि अगर आप इंट्रोपी नहीं सीख पाए तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे लाइफ में, या फिर आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, इवन इफ वॉट एवर सक्सेस मीन्स। तो इंट्रोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ या फिर आपके ड्रीम्स, इन सब चीज़ को ऑर्डर में नहीं रख सकते हो, तो अल्टीमेटली वो chaos की तरफ चला जाएगा, तो आपका लाइफ ही क्योटिक हो जाएगा। तो आपको जो आपके ड्रीम्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसको हमेशा ऑर्डर में रखना है। आप उसको उस पर ध्यान देना है आपको, नहीं तो उसका अल्टीमेटली कन्वर्जेंस टुवर्ड्स chaos ही होने वाला है। तो आप बिखर जाएगा वो सारा चीज़ आपका। और सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि लाइक आप क्या अपने साइंटिफिक करियर से कुछ सीख के आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अडॉप्ट करते हो? बिल्कुल, मेरे थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस आया है जब से मैं साइंटिस्ट बना हूँ, या फिर मेरे पीएचडी के टाइम पे भी। तो मैं हमेशा अब मेरा सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो मैं अब सोचता हूँ कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली, अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं थोड़ा साइंस घुसाता हूँ कि क्या मैं साइंस को यूज़ करके अपने पर्सनल लाइफ को भी बेहतर कर सकता हूँ, क्या अपने पर्सनल रिलेशंस को भी क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो साइंस काफ़ी मेरे को चेंज करने में मेरे को मदद किया है, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि क्यूरियोसिटी एक कंपास की तरह होती है, डायरेक्शन दिखाती है, डेस्टिनेशन नहीं? अगर आपको एक क्यूरियोसिटी की किस दिशा में, आज आपकी क्यूरियोसिटी किस दिशा में जा रही है? शिट, मुझे एडिट करना। मेरे ख्याल से मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल सही बात है। जो क्यूरियोसिटी का डायरेक्शन होता है, डेस्टिनेशन आप होता है, डेस्टिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, बट डेस्टिनेशन को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आई थिंक क्यूरियोसिटी का डायरेक्शन की तरफ फोकस करना चाहिए कि आपका जो पाथ है वो आप कैसे उसको मतलब उस पाथ को कैसे आप फॉलो कर रहे हो, राइट?
तो एक बात आप ये कर सकते हो कि आप हमेशा क्यूरियस रह सकते हो इन अ वे कि आपको वो डेस्टिनेशन पहुंच जाए, चाहे उसका पाथ डिफिकल्ट हो, बट आप कोशिश करो कि लाइक आपका जो पाथ है उस पर आप कंसंट्रेट करो, ये ना कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द पाथ यू हैव टेकन एंड वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट वर्च्यू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा इस बारे में। ओके, तो आपको लगता है कि प्रोसेस इम्पोर्टेंट है? प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द अल्टीमेट आउटकम। And process is quite interesting as a researcher. Process is actually the only thing which is interesting. Is it frustrating? More like कभी कभी लगा कि नहीं छोड़ो यार, इसमें इतना ना तो अभी तक जैसे जिस हिसाब से बाकी प्रोफेशन में लोगों को पैसा मिलता है, जिस हिसाब से लोगों को वोकल होने का या पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है, आपको लगता है कि कभी रिसर्चर्स पर्दे के पीछे वाले लोग हैं जो प्ले कर रहे हैं एंड देन पिक्चर तो कोई और ही दिखा रहा है, नाम किसी और का है? फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। मे बी मैं एक अच्छे मतलब ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ पे लाइक फंडिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, मे बी ये एक फैक्टर था, बट मेरे को ये फ्रैंकली कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ। और किसी भी आदमी को वही चीज़ करना चाहिए जो कि वो चीज़ इन्जॉय करे, राइट? तो अगर मैं यही सजेस्ट करूँगा किसी भी अर्ली करियर रिसर्चर को, अगर वो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, वो इन्जॉय करता है, वो चीज़ अगर रिसर्च है तो वो रिसर्च करे। अगर उसको उस चीज़ में इन्जॉयमेंट नहीं मिलती है, वो पैसे के लिए कर रहा है, तो ही और शी विल बी लाइक टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ फेलियर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा। अब जब आप अपनी चाय के साथ बैठते हैं जर्मनी में, तो ऐसा कौन सा पल है जो आपको लगता है कि ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे उस समय को, उस मोमेंट को, और वो आपको रिमाइंड कराता है कि आपने जो आज रास्ता चुना एज ए रिसर्चर, जबकि बहुत सारे अर्ली करियर रिसर्चर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा आप क्या मतलब अपनी उन यादों से या चाय की चुस्कियों से आप जब वो थॉट आता है, वो लगता है कि यार मैंने ये सही रास्ता चुना है, और मुझे लगता है कि मैं और बहुत रिसर्चर्स को ऐसा बोलकर या ये कहकर मोटिवेट करना चाहूँगा कि आगे का रास्ता बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये जर्नी काफ़ी अच्छी होती है, जितना भी क्योटिक लग रहा है या जितना डीमोटिवेशन लग रहा है, ऐसा नहीं है, आफ्टरवर्ड्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या कैसा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी हैप्पी। तो अगर आप अपने रिसर्च लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से आपको पीस मिलता है, राइट? तो डेफिनेटली जो पीएचडी का जो मेरा लाइफ था उसमें मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहा हूँ। मेरे को बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को डिग्री मिली है। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग मेरे लाइफ के पार्ट, मतलब मेरे लाइफ के पार्ट थे वो लोग ड्यूरिंग माय पीएचडी। और एज अ कॉमन सजेशन, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सिर्फ अपने रिसर्च लाइफ को मत देखिए, आप अपने नॉर्मल लाइफ को भी देखिए, पर्सनल लाइफ को भी देखिए, उसमें आप ग्रैटिट्यूड प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। अगर आप आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप हम्बल नहीं हो, आप अगर ईगोइस्टिक अगर आप हो जाते हो कभी कभी, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप जितना ग्रैटिट्यूड रहेगा आपके अंदर, वो आपके लिए ठीक रहेगा। एक कोई लास्ट मैसेज जो आप अर्ली करियर्स को देना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि हाँ उनको मोटिवेट करेगा, लास्ट कुछ शब्द आपके? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लगे रहो मुन्ना भाई। चाहे आपको लगता हो कि आप अच्छे नहीं हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी रिसर्च कर सकता है, आप बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और आपको नेवर गिव अप करना है, नेवर एवर गिव अप। परसिवियर कीजिए, आपको हार नहीं मानना है, और आप
पक्का आपको सक्सेस मिलेगा। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि लगे रहो मुन्ना भाई।